जय सिया राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। देखिए 10th और 12th के बच्चे जो हैं उनकी बोर्ड एग्जाम अभी चल रही हैं राजस्थान के अंदर। आई होप कि आप सभी के जो एग्जाम है वो अच्छे से चल रहे हैं और आप सभी का रिजल्ट जो है वो भी बेहतर आएगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि मंजिलें जो होती हैं वो बहादुरों के लिए ही होती हैं। बुजदिल जो होते हैं, कमजोर जो होते हैं, वो तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रख के आपको आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है। आज अपन फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। क्लास 10th की साइंस की जो फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं उनका फास्ट रिवीजन करेंगे। आई होप कि उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। आप आई होप कि वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट आता है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, लाइट के अंदर, वो आता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। तो वहां पर कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, जैसे कि एंगल आई की वैल्यू आपसे आपको देके रखेगा, एंगल आर पूछ लेगा। इसके अलावा सरफेस और आपतित प्रकाश किरण जो है, इंसिडेंट रे है, उनके बीच में एक एंगल आपको दे देगा और उसके अलावा आपको एंगल आर पूछ लेगा। जब भी सरफेस और किसी भी रे ऑफ लाइट के बीच में एंगल देता है ना, तो आपको क्या करना है? 90 में से माइनस करके फिर लिखना है। और एक न्यूमेरिकल उसके अंदर आ सकता है कि किसी भी सरफेस पर जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वहां पर एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या रहेगी? तो आप उसमें क्या लिख के आओगे? 0 डिग्री। इसके अलावा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अपन स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे, उसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि वहां पर जो कांस्टेंट रहेगा वो किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन काफी बार रिवाइज होती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने रे ऑफ लाइट्स जब भी इंसिडेंट होती है, पैरेलल रे ऑफ लाइट जब भी इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट से होकर पास होंगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी, अपन ये मान सकते हैं कोई भी अपने पास में स्फेरिकल मिरर है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, वो किसी भी होलो स्फीयर का क्या होता है? पार्ट होता है। और सोलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। इसमें काफी बार क्वेश्चन आता है। कनकेव मिरर की यूजेज जो होते हैं वो 4 टाइप्स अपन उसको यूज करते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर 4 यूजेज दे रखे हैं उसके। फर्स्ट जो यूज आता है आपका वो आता है टॉर्च में, सर्च लाइट के अंदर, और गाड़ियों की जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर। सेकंड इसका यूज क्या आता है? सेविंग मिरर के अंदर, डेंटिस्ट करता है। और 4 यूज इसका क्या रहेगा? इसका कि सोलर फर्नेस जो होती है उसके अंदर इसका यूज होता है। और कन्वेक्स मिरर का आपकी एक यूज है एनसीईआरटी के अंदर, और वो यूज क्या होता है कि किसी भी गाड़ी के किसी भी व्हीकल के साइड मिरर के अंदर इसका यूज होता है। और क्यों होता है उसका रीजन आपसे पूछ सकता है। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। इसके अलावा इसका जो एरिया होता है, जो इसका व्यू एरिया होता है वो वाइड होता है, यानी कि दूर तक की ऑब्जेक्ट जो हो उनको ये इजिली इसकी इमेज बना सकता है। इसके बाद में प्लेन मिरर भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेन मिरर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1, यानी कि उसके अंदर h और h डेज की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। और प्लस का मतलब यहाँ पर ये है कि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा वो कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट एंड वर्चुअल, यानी कि सीधी और आभासी उसके अंदर इमेज बनेगी, इसलिए वहां पर अपन प्लस का यूज करते हैं। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन में आपको फास्टली बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट से कितना गुना बनी है, वो बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। अगर बड़ी बनेगी इमेज तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी, मोर देन 1 रहेगी। और अगर
दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि एच और एच डेज दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसके अंदर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर एच डेज की वैल्यू 1 से कम है, यानी कि जो इमेज है वो छोटी बनी ऑब्जेक्ट से, तब उसके अंदर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम रहेगी। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे इसमें ये पूछ सकता है कि कब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है और कब नेगेटिव आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो है वो इरेक्ट बने, सीधी इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर किसी भी मिरर के अंदर इमेज जो है अगर इन्वर्ट बनती है, उल्टी बनती है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। जैसे कि अपन बात करें प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के अंदर हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो वहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर अपन बात करें कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर के अंदर मोस्ट ऑफ कंडीशन जो 5 कंडीशन होती है उसके अंदर इमेज हमेशा इन्वर्ट बनती है, उल्टी बनती है, इसलिए उसके अंदर जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की वो माइनस में आएगी। और कन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात करें तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, इसलिए वहां पर जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा इमेज इन्वर्ट बनती है, उल्टी बनती है, तो वहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। और अगर अपन बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस के अंदर हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो वहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन काफी बार आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि स्फेरिकल मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर के लिए आएगा m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन में u। और लेंस के लिए अगर आपसे पूछता है तो लेंस के लिए फॉर्मूला आता है m इक्वल प्लस वी अपॉन यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां से काफी बार जैसे m इक्वल वी अपॉन यू, एच डेस अपॉन एच, यहाँ से आपसे काफी बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स जो है वो भी हर बार एग्जाम के अंदर एक न्यूमेरिकल 1 या 2 मार्क का एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन इज वेरी इजी। जैसे कि आप ग्राफ पढ़ते हो तो ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एक एक्स एक्सिस होती है, मैन एक्सिस, और दूसरी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस की राइट साइड की जो वैल्यू रहेंगी, एक्स एक्सिस में राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और लेफ्ट साइड के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऊपर की साइड में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, नीचे की साइड में नेगेटिव होती है। बस ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ओरिजिन होता है वहां पर आपको हमेशा मिरर रखना होता है, मिरर या लेंस हमेशा ओरिजिन पे रखना होता है, ठीक है। मिरर या फिर लेंस आप कहाँ रखोगे, हमेशा ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन से आपको हमेशा चेक करनी है डिस्टेंस, यानी कि मान लो कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेक करनी है। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो लेफ्ट के अंदर जितने भी डिस्टेंस है वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। यानी कि आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो उसके अंदर यू की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, आपको नेगेटिव लेनी है। किसी भी टाइप का मिरर दे, किसी भी टाइप का लेंस आपको देखना ही नहीं है, आपको तो हमेशा यू की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। इसके अलावा देखिए वी और जो एफ की वैल्यू है, जैसे फॉर्मूला आता है उसके अंदर वी और एफ की वैल्यू आप क्या लोगे, तो फोकस पर डिपेंड करेगा ये फोकस किस साइड में बनता है। अगर अपन बात करें कनकेव मिरर की, तो उसके अंदर जो फोकस बनता है हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, और लेफ्ट साइड में बनने की वजह से कनकेव का जो फोकस रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और जिस साइड में फोकस होता है हमेशा इमेज भी उधर ही बनती है, तो इसके लिए वी की जो वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी, नेगेटिव। दूसरी अपन बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो फोकस बनता है वो राइट साइड में बनता है, इसलिए उसके अंदर एफ और वी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अपन बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस के अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है, फोकस जो बनता है वो राइट साइड में बनता है, इसलिए उसका एफ और वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अपन तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, देखिए शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे याद रखोगे इसको, कि यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, बट अगर आपके पास में कनकेव मिरर या कनकेव लेंस है तब तो किस किस की वैल्यू, V और F की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर आपके पास में कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस है तब आपके पास में वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो U को छोड़कर बाकी जो वैल्यूज है कनकेव के अंदर, U भी नेगेटिव है, कनकेव में तो सभी नेगेटिव रहेंगे, बट कन्वेक्स के अंदर U को छोड़कर बाकी वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। न्यूमेरिकल जो है इजी है, फॉर्मूला आप याद रखो। जैसे मिरर फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस में 1/u होता है। और अगर आपसे पूछे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u।
यानी कि मिरर के अंदर प्लस आता है और लेंस के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसके अलावा पावर ऑफ लेंस जो है, इसके अंदर भी आपसे पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन पूछ सकता है या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि किसी भी लेंस की वो पावर जिससे वो किसी भी रे ऑफ लाइट को क्या करती है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। यानी कि लेंस की किसी भी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो पावर होती है उसी को अपन बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस को अपन पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल 1 में एफ। एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ जो वो हमेशा आपको मीटर में लेनी है। मान लो कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो अगर आपको सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू मिलती है तो आप पहले उसको कन्वर्ट करोगे मीटर के अंदर। उसके लिए आप क्या कर दोगे, 100 से उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको मीटर के अंदर दे रखा है तब तो आप फॉर्मूला लिखोगे 1/f, और अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तब आप फॉर्मूला क्या लिख दोगे, तब फॉर्मूला आपका आ जाएगा P इक्वल 100/f। ठीक है, ये चेंज रहेगा, ध्यान रखना आप। मीटर में अगर वैल्यू आती है फोकल लेंथ की देन फॉर्मूला रहेगा P इक्वल 1/f, और अगर सेंटीमीटर में वैल्यू आती है तब P इक्वल क्या आ जाएगा, 100/f। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पावर ऑफ लेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। और एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कब पावर पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव आएगी। तो अगर आपके पास में कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस के अंदर सभी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पावर भी उसकी पॉजिटिव रहेगी, और कनकेव जो लेंस है उसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए इसकी पावर भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो आई होप कि आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक का मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 10 के आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, मानव नेत्र की संरचना क्या रहती है। तो आपको इसके अंदर डायग्राम जो अच्छे से याद करके जाना है। डायग्राम को आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे 2-3 बार कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपसे जैसे 1 या हाफ मार्क के अंदर पूछ लेता है किसी भी एक पार्ट के बारे में। जैसे आपसे पूछ ले व्हाट इज प्यूपिल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो प्यूपिल जो होते हैं ना वो हमेशा क्या करती है, लाइट की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करती है। यानी कि प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करती है। कई बार बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो प्यूपिल की साइज कम हो जाती है, और अगर प्रकाश यानी कि लाइट की अमाउंट कम रहती है तो हमारी जो मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, उसकी प्यूपिल क्या हो जाती है, उसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। इसके अलावा इसकी जो रेटिना आता है, रेटिना भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज रेटिना और इसका फंक्शन क्या होता है। तो रेटिना जो होता है ना बहुत सारी ऑप्टिक सेल से, ऑप्टिक नर्व सेल से मिलकर बना होता है, और उसके ऊपर हमेशा इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी कि इमेज फॉर्मेशन का जो काम होता है हमेशा कहाँ होता है, रेटिना के ऊपर ही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि रेटिना, प्यूपिल, और भी जैसे मान लो कि कॉर्निया है उसका फंक्शन क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स का भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है। तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन लेंस की साइज को डिसाइड करती है। क्रिस्टलाइन लेंस की साइज को बढ़ाना या घटाना जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से होता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आइरिस है, जैसे आइरिस परितारिका जिसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर, आइरिस का फंक्शन क्या होता है, आइरिस हमेशा प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगी। यानी कि प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करती है। उसकी साइज को बढ़ाना या कम करना कौन करेगा, आइरिस करेगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है वो आपका आता है बेटा आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स जो आपके दे रखे हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट जो होता है मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है बेटा कि दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होती है ना वो हमें दिखना बंद हो जाती है, मतलब एकदम से बंद नहीं होंगी बट क्लियर नहीं दिखाई देंगी आपको। ठीक है, बट पास की जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्लियर दिखती हैं। और मायोपिया के अंदर हमेशा इसका जब भी अपन मायोपिया का अगर अपन सॉल्यूशन करेंगे तो किसकी हेल्प से करते हैं, मायोपिया का सॉल्यूशन हमेशा किया जाता है कनकेव लेंस से, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा जो आई डिफेक्ट आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपको पास की जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखते हैं बट दूर की ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखती है। और इसके अंदर कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिया जाता है। इसके अलावा थर्ड जो आपका आता है वो होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दूरदृष्टिता।
इसमें क्या होता है कि बुढ़ापे के अंदर यानी कि ओल्ड एज के अंदर जब एज बढ़ती है उस वक्त क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, यानी कि दूर की ऑब्जेक्ट तो दिखती है बट पास की ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाती है। वो किसकी वजह से? एज की वजह से, यानी कि एज बढ़ी ना उसकी वजह से, इसलिए उसको अपन बोल देते हैं प्रेसबायोपिया। अब इसके अलावा एक और आपको दे रखा है इसके अंदर कि कई बार क्या होता है कि दोनों ही टाइप की जो आपकी आई डिफेक्ट है एक साथ हो जाते हैं, दूर की ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखती, पास की ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस यूज में लेते हैं, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही लेंस उसके अंदर लगे रहते हैं। जब आपको दूर की ऑब्जेक्ट देखनी होती है, यानी कि आप अपनी नजर को ऊपर उठाओगे जब दूर की ऑब्जेक्ट देखनी होती है, तो ऊपर की साइड में उस जो आपके पास में रहेगा ना स्पेक्टेकल चश्मा जो रहेगा, उस चश्मे के अंदर ऊपर की साइड में कनकेव लेंस रहेगा, और नीचे की साइड जब आपको पास की ऑब्जेक्ट देखनी होती है, आप जब नजर झुकाओगे तो नीचे की साइड में उसके अंदर लगा रहता है कन्वेक्स लेंस। तो दोनों टाइप के लेंस उसमें लगे रहते हैं जिसको अपन बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक तो होता है इसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण क्या होता है? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड जो इमर्जेंट रे होती है ना, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उन दोनों के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अच्छा, प्रिज्म से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी रे ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो जो रे ऑफ लाइट है ना वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है? जो सन से जो लाइट आती है ना उसी को अपन व्हाइट लाइट बोलते हैं, यानी कि वो लाइट जो कि 7 कलर का एक मिक्सचर होती है उसी को अपन व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, तो आप उनको शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आपको हिंदी में याद रखना है, हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट है वो कैसे याद करेंगे इसको, बैंजानी हपीनाला। बैंजानी हपीनाला का मतलब क्या हुआ, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 कलर उसके अंदर आपको दिखाई देंगे और उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के अंदर 2-3 टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होना, या फिर जो बुलबुले होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं, बबल्स होते हैं, उनके अंदर भी रेनबो दिखता है। इसके अलावा जो फाउंटेन वगैरह होते हैं या फिर स्प्रिंकलर जो होते हैं, फवारे वगैरह जो होते हैं खेतों के अंदर, उसके अंदर भी आपको रेनबो दिखता है। उसका रीजन क्या होता है, तो उसका इसके अलावा देखिए आपसे ये पूछ सकता है वो वहां पर कि जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो किस टाइप से होता है, तो आप उसके अंदर क्या लिख दोगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। और जब भी किसी ड्रॉपलेट अपन ये बोल सकते हैं कि जब बारिश होती है ना तो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स जो होती है ना वो हमारी जो स्काई होता है, आसमान जो होता है उसके अंदर रहती हैं, और जैसे ही उसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी ना तो उसका वो क्या वहां पर क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। डिस्पर्सन का मतलब वो जो रे ऑफ लाइट है वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर ये 7 कलर जो है ना वापस उस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आते हैं और वो हमारी आंखों तक आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी किन्हीं भी डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर या फिर किसी भी टाइप के पार्टिकल्स के ऊपर रे ऑफ लाइट जब भी इंसिडेंट होती है ना तो जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उनके अंदर वो लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इसी को अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर टिंडल इफेक्ट आता है आपका। इसके अलावा एक आता है क्लियर स्काई जो उसका कलर ब्लू क्यों दिखता है। इसके अलावा इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनका कलर रेड क्यों रखते हैं। तो देखिए जो स्काई होता है ना उसका क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है अपने को, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल होते हैं स्काई के अंदर वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं। और अपन ने जब स्कैटरिंग पढ़ी थी उसके अंदर ये था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स की साइज पर डिपेंड करती है। स्मॉल पार्टिकल्स अगर रहते हैं ना तो वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, मीडियम जो पार्टिकल्स होते हैं वो व्हाइट कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, और ज्यादा लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेड कलर की लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फाइन पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो किस टाइप की लाइट को स्कैटर करेंगे, ब्लू लाइट को, इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, क्योंकि रेड जो लाइट होती है ना वो बड़े पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर होती है,
और कई बार स्मोक वगैरह होता है या फिर धुंध वगैरह होती है ना, मिस्ट कोहरा होता है, फोग, तो उस टाइम पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है। तो बड़ी साइज के पार्टिकल कौन सी कलर की लाइट की स्कैटर करेंगे? रेड कलर को। इसलिए रेड कलर जो है हमें दूर से भी दिख जाता है। इसके अलावा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो काफी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर है उसकी काफी सारी लेयर्स बनी हुई हैं, और जब रे ऑफ लाइट उनमें से होकर पास होती है तो वहां पर उसका बार बार क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्स से लाइट आती है उस लाइट का काफी बार रिफ्लेक्शन हो जाने की वजह से हमें वो लाइट जो है बार बार फ्लिकर करती हुई दिखती है, यानी कि कभी तो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि वहां से जो लाइट आती है वो एक सिंगल रे ऑफ लाइट की फॉर्म में आती है, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होने की वजह से उसकी जो एक्चुअल जो उसकी पोजीशन होती है वो उसके अपेरेंट पोजीशन से अलग बनती है, डिफरेंट बनती है रिफ्रैक्शन की वजह से। इसलिए हमें जो स्टार है ना वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आया हो इस चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट के अंदर मेरे को बता सकते हो। अब देखिए आपका है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो 1 एम्पियर क्या है यहाँ पर? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल Q अपॉन में T होता है। तो अगर आपके पास में किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर यूनिट टाइम के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी? 1 एम्पियर रहेगी। यानी कि जो भी फॉर्मूला आपके पास में उसके अंदर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू आप 1 रख दो। ऐसा यूनिट्स के अंदर ही रखनी है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर टी इक्वल आप 1 ओवर रख दो। 1 ओवर नहीं रखोगे। ऐसा यूनिट क्या होती है? टाइम की सेकंड होती है। तो टी इक्वल अगर 1 सेकेंड है और चार्ज कितना है? 1 कूलम है, तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ऐसे अगर आपसे पूछे 1 वोल्ट कितना रहेगा, तो 1 वोल्ट, अब आपको याद रखना है कि V का फॉर्मूला क्या होता है। तो V का फॉर्मूला यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है W अपॉन में Q। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे कंडक्टर तक फ्लो करवाने में जितना भी वर्क डन होता है उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन यहाँ से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे 1 वोल्ट की? यानी कि अगर आप बोल दो कि 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को अगर अपन फ्लो करवाने में कितना वर्क कर रहे हैं? 1 जूल वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, कितना जनरेट होगा? तो 1 वोल्ट जनरेट होगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ओम्स लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हर बार इसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ओम्स लॉ क्या होता है कि किसी भी कोई भी वायर है उसके दो जो एंड होते हैं या फिर दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा उस वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि उस वायर की, उस कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं उनको हमें क्या रखना होता है? कांस्टेंट रखना होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आप टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखो, उसकी लेंथ आप कांस्टेंट रखो, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट रखो। अगर आप उनको चेंज कर दोगे तो फिर उसके अंदर क्या है कि V और I की वैल्यू भी चेंज होंगी। बट आपको ध्यान ये रखना है अगर वो कांस्टेंट रहती है ना तो हमेशा V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा I के, यानी कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उस वायर के अंदर करंट उतनी ज्यादा फ्लो होती है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। वहां से अपने पास फॉर्मूला बनता है V इक्वल IR। यहाँ पर R जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, एक कांस्टेंट है, और इस R की वैल्यू जो होती है ना V और I पर डिपेंड नहीं करती कभी भी। इसके अलावा इसके अंदर आपसे पूछ सकता है ग्राफ। तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ मिला दो। वहां पर R इक्वल V अपॉन I जो है वो आपको R की वैल्यू बता देगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो भी आपको ध्यान रखना होता है। सर्किट डायग्राम भी काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा देखिए रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, और R इक्वल होता है रो L अपॉन में A। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उन दोनों पर डिपेंड करता है।
वायर की लेंथ पर डिपेंड करेगा और वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। लेंथ पर कैसे करेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया पे कैसे करेगा, एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। यानी कि अगर आपसे पूछे 1 ओम की डेफिनेशन बताओ, 1 ओम डेफिनेशन, तो आप फॉर्मूले के अंदर बाकी सारी जो वैल्यूज है उनको 1 कर दो, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1 ओम। इसके अलावा देखिए रेजिस्टिविटी किस किस पर, रेजिस्टिविटी के क्या है यहाँ पर, ये रेजिस्टिविटी जो है ना वो किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि वो मटेरियल है, वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अपन रो से लिखते हैं, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। और ये डिपेंड किस पे करती है, तो ये डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर पे, और दूसरा ये डिपेंड करती है उस जो मटेरियल है उसकी नेचर पे, यानी कि मटेरियल आपने कौन सा लिया है। जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होंगे। एक होता है सीरीज, सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस 3, R2 प्लस R3। एक होता है पैरेलल, तो पैरेलल के अंदर क्या आता है, RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूले कहाँ से ऑब्टेन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी अपन सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो वहां पर करंट की वैल्यू सभी में सेम रहेगी, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सभी के एंड्स पर वो सभी का अलग अलग होता है। इसकी वजह से जब भी अपन ओम्स लॉ के अंदर उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है, RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे पैरेलल के अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का सेम रहेगा, बट करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वहां से फॉर्मूला आता है 1/RP। 1/RP इक्वल आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों का। इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर सीरीज के अंदर आपको दे रखे हैं तो आप क्या बोल दोगे कि उन सभी को आपको ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। और पैरेलल के अंदर दे रखे हैं तो आपको ऐड तो करना है, बट आप पहले उसका रेसिप्रोकल करो, 1 के अपॉन में रखो, उसके बाद में आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक आता है जूल सिटिंग लॉ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जूल सिटिंग लॉ क्या होता है, H इक्वल I²RT। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट हमेशा उस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होती है करंट, उसके स्क्वायर, रेजिस्टेंस और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है उन तीनों के हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या होता है, जूल सिटिंग लॉ होता है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो वो होती है किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, किलोवाट को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 वाट। और 1 आवर को आप कन्वर्ट करोगे सेकंड के अंदर तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होगा, जूल के अंदर कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी लिखते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इतनी यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप वहां से 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। तो आप किलोवाट आवर की वैल्यू निकाल लो और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जूल के अंदर अगर आपसे वैल्यू पूछता तो आप लिख दो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगला चैप्टर अपने पास में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 12। देखिए चैप्टर नंबर 12 जो है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अपने। सबसे पहले आता है बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उनकी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है, काफी बार एग्जाम के अंदर आती है। और उनमें से भी एक जो प्रॉपर्टी वो काफी बार रिवाइज हुई है, रिपीट हुई है। देखिए जो बार मैग्नेट होती है ना उसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो एन से तो इमर्ज होती है, एस की तरफ क्या करती है, मर्ज करते हैं हमेशा। और अगर अपन बात करें मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट, तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एस टू एन हो जाएगी।
थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाएंगी वो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और ये वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई है। यानी कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी एक साथ, और मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। फोर इसके अंदर पॉइंट आता है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो वो हमें कौन बताएगा? तो उनकी क्लोजनेस बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या रहेगा? वीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं, इनमें से कोई भी एक पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आपका आता है वो होता है RST रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपकी राइट हैंड के अंदर आप किसी कंडक्टर को इस टाइप से पकड़ो कि आपका थंब जो है वो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन बताता है, तो आपकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, जो रैप्ड फिंगर जो होती हैं, वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, ठीक है। काफी इजी है। और इसके अंदर इसका दूसरा नाम आता है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। कॉर्कस्क्रू रूल के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि स्क्रू की जाने की जो डायरेक्शन होती है वो वो किसकी डायरेक्शन होती है? करंट की डायरेक्शन। और उसकी रोटेट होने की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है, जैसे अपन ने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस टाइप से प्रोड्यूस होता है। तो तीन टाइप के अपने पास में कंडक्टर थे। एक तो स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर की वजह से। तो स्ट्रेट वायर के अंदर कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की साइज धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, ठीक है। दूसरा उसके अंदर आता है लूप, लूप की वजह से। लूप क्या होता है? वायर को अपन बेंड करते हैं ऐसे लूप बन जाएगा। यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर आता है सोलेनोइड, और सोलेनोइड जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर ये रिपीट होता है। सोलेनोइड का जो टॉपिक है वो रियल में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड क्या होती है? अगर अपन बहुत सारे कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स अगर बना दे, और वो भी किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में, तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनेगी उस वायर की, उसको अपन बोल देते हैं सोलेनोइड, ठीक है। और सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस टाइप से प्रोड्यूस होता है? तो अपन लिखेंगे सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह होता है। बार मैग्नेट के अंदर मैंने आपको बताया सेम उसी टाइप से रहेगा। इसके अंदर देखिए अपन बना लेते हैं एक बार डायग्राम। अपन ने कोई कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप इस टाइप से वायर जो है उसको लपेट दो, उसके टर्न्स बना लो, और फिर आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। यहाँ पर अपन एक स्विच लगा रखा है, ठीक है। ये प्लस माइनस, तो प्लस से करंट की डायरेक्शन स्टार्ट होगी, इस टाइप से ये रहेगी सभी के अंदर, सभी टर्न्स के अंदर, ये वापस आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस टाइप से प्रोड्यूस होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा इसके अंदर वो हमेशा किस टाइप से रहेगा बेटा? इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है लाइक ए बार मैग्नेट, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो आपको डायरेक्शन बतानी होती है कि कहां से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कहां पर मर्ज होगा जाकर। तो एन और एस आपको बताने होते हैं सिंपली, और एन और एस बताने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक आप याद रख लो। देखिए वो ट्रिक होती है स्कैन। स्कैन का मतलब यहाँ पर एस का मतलब है एस पोल, सी का मतलब क्लॉकवाइज, ए का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एन का मतलब एन पोल। यानी कि क्लॉकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन है तब तो एस पोल बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। आप इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बना लो आप, ये आपने एस बना दिया, एस की डायरेक्शन इधर है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई।
ऐसे आप एन बना दो, एन की डायरेक्शन इधर है तो इसके अंदर भी डायरेक्शन इधर रहेगी, यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तब तो एस बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या बनेगा, एन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन देखोगे, आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, एस बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। और डायरेक्शन क्या होती है, एन टू एस होती है हमेशा, एन टू एस हो गई, ठीक है। अंदर की साइड में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एस टू एन। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर जो अपने पास सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में है, और पैरेलल लाइंस जब भी होती है ना तो उस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो रहती है वो हर एक पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज अपन किसी भी आयरन की रोड को, सॉफ्ट आयरन यानी कि प्योर आयरन की रोड को और एक मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक सॉफ्ट आयरन पीस लो और इस कार्डबोर्ड के अंदर आप रख दो, जैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो जो सॉफ्ट आयरन पीस है वो लाइक ए मैग्नेट बिहेव करने लग जाएगा, और उस मैग्नेट को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर आते हैं। उसके जो यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो किस किस में किया जाता है, लाउड स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक क्रेन के अंदर, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो ये यूजेस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका आता है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ये काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाना, और वो कैसे बढ़ती है, कई बार क्या होता है कि अपन एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं इक्विपमेंट्स लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इसकी वजह से वहां पर करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ना ही क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग का इफेक्ट क्या होता है, ओवरलोडिंग की वजह से वायर जो है ना उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वायर जलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे शॉर्ट सर्किट भी सेम प्रोसेस है। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, कई बार जो न्यूट्रल वायर है और आपका जो मेन वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, टच में आ जाते हैं, इसकी वजह से वहां पर ओवरलोडिंग हो जाती है और वायर जलना स्टार्ट हो जाता है, और उसी को अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होगा, न्यूट्रल वायर एंड मेन वायर दोनों वायर आपस में कांटेक्ट में आ गए तो उसको अपन क्या बोल देंगे, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग किसको बोलेंगे, एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स अपन ने कनेक्ट कर दिए, उसको अपन ओवरलोडिंग बोल देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर किसी भी टॉपिक के अंदर आपकी कोई इश्यू है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, और इस वीडियो से आपका जो फिजिक्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा, और आई होप कि आप सभी का रिजल्ट जो बहुत अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।